नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। ठंडे नीले प्रकाश बिंदु बहुत कम थे, लेकिन इनसे आदर्श को एक अजीब सी हड्डी काटने वाली ठंड महसूस हुई। आदर्श इस भयानक फीलिंग से परिचित था। उसने इसे तब महसूस किया था जब वो पहाड़ से उतरते समय शोधन क्षेत्र से गुजरा था। उसे यह अच्छी तरह याद था क्योंकि ये विगोर क्षेत्र में एंटर करने के ठीक बाद की बात थी। ठंडे नीले प्रकाश के बिंदु आकाश में भूतों की तरह तैर रहे थे। कभी कभी एक प्रकाश बिंदु कड़ाही से निकलकर हवा में बेतरतीब ढंग से नाचता हुआ किसी एक व्यक्ति के शरीर में एंटर कर जाता था। जैसे बर्फ के टुकड़े पानी में गिरते हैं, वैसे ही ये प्रकाश बिंदु भी गायब हो जाते थे। आदर्श उसके बाद प्रकाश बिंदु का पता नहीं लगा सका। प्रकाश बिंदु पुरुषों में से एक के शरीर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया था। आदर्श का दिल तेजी से धड़क उठा। उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि ठंडी नीली रोशनी के बिंदु टाइफाइड बुखार महामारी का कारण थे। वो चुपचाप कुछ देर तक देखता रहा और उसे एहसास हुआ कि ठंडी नीली रोशनी के बिंदु बेतरतीब ढंग से उड़कर पुरुषों के शरीर में एंटर कर रहे थे। पुरुष लकड़ी काटने में व्यस्त थे और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। आदर्श को अपनी अटकलों पर और कॉन्फिडेंस था। बैंगनी लाल एनर्जी लोगों के शरीर में नहीं उड़ेगी। इसके विपरीत वे ली अग्नि जल में ही रहेंगे। ऐसा लगता है कि उजाड़ हड्डियों में दो तरह की एनर्जी होती है। बैंगनी लाल एनर्जी व्यक्ति के लिए फायदेमंद होती है, जिससे व्यक्ति में बदलाव आता है, जिससे व्यक्ति को आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। दूसरी ओर ठंडी नीली एनर्जी एक अदृश्य मारक शक्ति है। यह एनर्जी विषाक्त थी। हालांकि ये संदिग्ध लग रही थी, फिर भी ये असामान्य नहीं थी। पृथ्वी पर बहुत सारी एनर्जी थी जिनमें विषाक्तता थी। इसका एक उदाहरण सूर्य था। ओजोन से फिल्टर करने के बाद ही इसकी सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर जीवन दे सकी। मनुष्य सीधे सूर्य की रोशनी से मर जाते। पृथ्वी पर सबसे भयानक तत्वों में विषाक्त एनर्जी थी, जैसे रेडियोधर्मी पोलोनियम। इसने अराफात को मार डाला, जो अक्सर न्यूज में दिखाई देते थे। अगर पोलोनियम का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए करना हो तो 1 ग्राम लाखों लोगों को मारने के लिए पर्याप्त होगा। कुछ 100 ग्राम ही पृथ्वी पर सभी जीवों को मारने के लिए पर्याप्त है, जो इसे आम जहरीली चीजों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। आदर्श की राय में नीली रोशनी के बिंदु एनर्जी की नेचर के समान थे और इसका डिस्क्राइब करने के लिए विषाक्त शब्द का उपयोग करना गलत हो सकता है। हालांकि यह समझने के लिए पर्याप्त था कि उनमें मारने की क्षमता है। पृथ्वी की तरह ही रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से कैंसर, अल्सर और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। विशाल जंगल में उजाड़ हड्डियों के ठंडे विष को एब्जॉर्ब करने से टाइफाइड हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मौतें हो सकती हैं। तो फिर क्या मैं यहाँ खतरे में नहीं हूँ? आदर्श ने सोचा। वो किसी कड़ाही की निगरानी नहीं कर रहा था, वो एक परमाणु रिएक्टर की निगरानी कर रहा था। ध्यान से सोचने पर पता चला कि ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो पृथ्वी से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन फिर भी उनमें समानताएं थीं। एनर्जी के संदर्भ में पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली एनर्जी परमाणु बम बना सकती है या परमाणु एनर्जी प्रदान कर सकती है, लेकिन इस दुनिया में सबसे मजबूत एनर्जी का उपयोग सबसे मजबूत एक्सपर्ट्स को बनाने के लिए किया गया था। ये एक्सपर्ट्स पहाड़ों को गिरा सकते हैं और समुद्र को उलट सकते हैं। एक हाथ के झटके से शहर नष्ट हो सकता है। एनर्जी के ये 2 रूप भयानक विनाश का कारण बन सकते हैं। अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो ये आम लोगों के लिए जहरीली हो सकती हैं। शुक्र है कि आदर्श के पास वो खजाना था जो इस दुनिया की एनर्जी का दोहन कर सकता था, बैंगनी क्रिस्टल। लेकिन क्या बैंगनी क्रिस्टल इस एनर्जी से निपट सकता है? आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके नीली रोशनी के बिंदुओं को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। चूंकि वो नीली रोशनी के बिंदुओं को देख सकता था, इसलिए उसे बैंगनी क्रिस्टल के साथ उन्हें एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होना चाहिए। जैसे ही आदर्श ने पहले नीले प्रकाश बिंदु को एब्जॉर्ब करने की तैयारी की, आदर्श ने गहरी सांस ली और सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने आखिरकार लॉजिक लगाया कि भले ही बैंगनी क्रिस्टल एनर्जी के फॉर्म को एब्जॉर्ब न कर सके, लेकिन वो एक प्रकाश बिंदु से तुरंत नहीं मरेगा। नीली रोशनी का बिंदु आदर्श के शरीर में एंटर कर गया। आदर्श ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। प्रकाश बिंदु बर्फ के क्रिस्टल की तरह उसकी उंगलियों में उड़ गया और फिर उसके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया। यह बहुत ठंडा है, यह आदर्श का पहला विचार था। यह ऐसा था जैसे सर्दियों में उसके कॉलर में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा ठूंसा गया हो। यह अजीब था कि उसे इतनी गहराई से ठंड का एहसास हुआ, लेकिन दूसरे लोगों को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। उनके शरीर उसके जितने फिट नहीं थे, इसलिए वे ठंड का उतना विरोध नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिक्रियात्मक गति धीमी है और वे कड़ाके की ठंड को महसूस नहीं कर पाते। हालांकि उनके शरीर झूठ नहीं बोलेंगे। एक बार जब वे ठंड के विष से अफेक्ट हो जाते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी ताकत खो देते हैं। अगर उन्हें लियान आदिवासी कबीले के उच्च वर्ग से दी गई लाल गोली न दी जाती तो वे पहले ही मर चुके होते। आदर्श ने अपने शरीर में एंटर करने वाले नीले प्रकाश बिंदु का पता लगाया। अंततः इसे बैंगनी क्रिस्टल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया और एनर्जी में बदल दिया गया, जो आदर्श के ब्लड में मिल गया।
जब एनर्जी आदर्श के शरीर से प्रवाहित हुई तो वो कड़कती ठंड पहले ही गायब हो गई और आदर्श को एक ठंडी ताजगी का एहसास हुआ। यह ऐसा आरामदायक था मानो वो जलीय झरनों में नहा रहा हो। इससे आदर्श और भी उत्सुक हो गया। बैंगनी क्रिस्टल किस तरह का खजाना था? ये सभी प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था, चाहे वे उजाड़ हड्डियों से निकलने वाली नीली रोशनी के बिंदु जैसी हानिकारक एनर्जी हो या युआन क्यू विक्रम ने उस पर इस्तेमाल की हो। बैंगनी क्रिस्टल उन एनर्जी के फॉर्म को उसके शरीर को पोषण देने के लिए एनर्जी के सबसे शुद्ध रूप में बदल देगा। आदर्श को इस बात का पता नहीं था कि विशाल जंगल में कई उजाड़ हड्डियों में जहरीली एनर्जी थी। फ्रॉस्ट पाइथन उजाड़ हड्डियों का विष सबसे निम्न श्रेणी का था। एक निम्न स्तर का उजाड़ स्वर्ग मास्टर आसानी से विषाक्तता को भंग कर सकता था, इसलिए इस लेवल की विषाक्तता बैंगनी क्रिस्टल के लिए कुछ भी नहीं थी। वास्तव में इसे एब्जॉर्ब करने के बाद आदर्श को एहसास हुआ कि इफेक्ट महत्वपूर्ण नहीं था। बैंगनी क्रिस्टल वास्तव में नीले प्रकाश बिंदुओं को एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन अवशोषण की स्पीड बहुत धीमी थी, जो बैंगनी लाल प्रकाश बिंदुओं को एब्जॉर्ब करने से कहीं अधिक कठिन थी। बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? आदर्श दो प्रकार की एनर्जी के बीच के अंतरों पर ध्यानपूर्वक शोध कर रहा था। तभी उसने एक आदमी को उस पर चिल्लाते हुए सुना। दूसरों की नजर में आदर्श बस बेकार बैठा था। ग्रुप का फोरमैन बनने की चाहत रखने वाले लोगों में से एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आदर्श के आलस्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आदर्श ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफ करना चाचा, ये कुल्हाड़ी बहुत भारी है। उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे पता था कि तुम कुछ खास नहीं कर पाओगे। मुझे सच में नहीं पता कि टॉप अधिकारी क्या सोच रहे थे। एक बच्चे को उजाड़ हड्डियों को ठीक करने के लिए भेजकर मुझे रोक कर रखा। मेरे पास जो बेकार बच्चा है दाटो, वो तुम्हारी ही उम्र का है। उसकी ताकत तुमसे दोगुनी है। आदर्श की उम्र का तो जिक्र ही न करें, लेकिन अपने समान आयु के साथियों के बीच भी पहले आदर्श का शरीर बेहद दुबला पतला था और उसमें ताकत की कमी थी। विशाल जंगल में लोग ताकतवर लोगों की पूजा करते थे। उन्हें बड़े और लंबे लोगों पर गर्व था, जिनकी त्वचा काली और खुरदरी थी। आदर्श जैसे खूबसूरत व्यक्ति जिसकी त्वचा चिकनी होती थी, उसे बीमारियों से ग्रस्त माना जाता था। ऐसा व्यक्ति पॉपुलर नहीं था। मुझे सच में खेद है चाचा, मैंने न केवल आपको रोका, मैंने आपके अंडे भी पकड़े। मैं भविष्य में कड़ी मेहनत करूंगा। आदर्श अभी भी मुस्कुरा रहा था। वह आदमी कड़ी मेहनत करने में अच्छा था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी। उसे एहसास नहीं हुआ कि आदर्श ने क्या कहा था। वह केवल कसम खाते हुए काम पर लौटने से पहले बड़बड़ाया। आदर्श ने उचित स्पीड से जलाऊ लकड़ी काटना शुरू कर दिया। परेशानी से बचने के लिए उसने अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी। उसे 5 मिनट की कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जो जलाऊ लकड़ी के एक टुकड़े को काटने के लिए 10 चॉप के बराबर थी। उसे अपनी सिचुएशन के अनुरूप रहना था। उसी समय किसी ने ये नहीं देखा कि कड़ाही में मंथन कर रही बैंगनी लाल एनर्जी आदर्श की ओर उड़ रही थी। ठंडी नीली एनर्जी के लिए आदर्श ने भी जितना पॉसिबल था उतना एब्जॉर्ब कर लिया। उसे लगा कि अगर वो नीली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है तो उसके आसपास के लोग एनर्जी के परिणाम स्वरूप नहीं मरेंगे। दुर्भाग्य से बैंगनी क्रिस्टल नीली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में बहुत इफेक्टिव नहीं था। थोड़ी मात्रा में एनर्जी अभी भी उसके आसपास के लोगों के शरीर में एंटर कर रही थी। आदर्श को यह देखकर मिश्रित भावना हुई। हालांकि ये लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन वे मरने के लायक नहीं थे। हालांकि वो उन्हें बचाने में असमर्थ था। यदि उसने सच्चाई बता दी तो लोग न केवल उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि बेकन के इनाम के लिए उसे अफवाह फैलाने वाला बताकर विक्रम को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये लोग निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम थे। अगर ऐसा हुआ तो आदर्श की सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। विशाल जंगल में कमजोर लोगों को अपनी पीड़ा स्वीकार करनी ही पड़ती थी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सुअरों, मवेशियों और भेड़ों की तरह उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उन्हें कैद में रखा गया और मनुष्यों द्वारा उनका वध कर दिया गया। इसका एकमात्र कारण ये था कि वे कमजोर थे, और विशाल जंगल में कमजोर होना एक दोष था। कमजोर होने के कारण आप अपने भाग्य का फैसला करने में असमर्थ हो जाते थे। कमजोर होने के कारण आपको कुचला जा सकता था। उजाड़ हड्डियों को रिफाइन करने में पूरी रात बिताने के बाद भी आदर्श उन हड्डियों के भीतर की एनर्जी को बिना किसी बाधा के पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। आदर्श को यह एहसास हुआ कि उसके शरीर की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एक लिमिट होती है, ठीक वैसे ही जैसे खाना खाते समय पेट भरने का एहसास होता है और उसके बाद कोई और खाना नहीं खा सकता। यदि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता तो उसे अपने शरीर के भीतर एनर्जी का एक अशांत फ्लो महसूस होता, जिससे उसका शरीर सुन्न हो जाता। इस समय आदर्श को पूरी ताकत महसूस हो रही थी और उसे अपनी एनर्जी रिलीज करने की जरूरत महसूस हो रही थी। वह पहाड़ों पर जाकर ट्रेनिंग करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। भोर तक का मुश्किल इंतजार करने के बाद दिन की शिफ्ट आदर्श को बदलने के लिए आई। आदर्श पीछे के पहाड़ों की ओर दौड़ा। वो शुरुआत में पहाड़ के एंट्रेंस तक धीमी गति से दौड़ रहा था, लेकिन जब आसपास कोई नहीं था तो वो हवा की तरह दौड़ने लगा। की तरह था। एक सिंपल जंप में 5 से 6 मीटर की दूरी तय हो जाती थी।
एक 3 मीटर ऊंचे पत्थर को जंप लगाकर पार कर लिया गया तथा बीच से 5 मीटर ऊंचे पेड़ को पार कर लिया गया। आदर्श भाग नहीं रहा था, बल्कि जमीन से चिपके हुए उड़ रहा था। पहाड़ी इलाका कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आदर्श की गहरी अंडरस्टैंडिंग के कारण कोई भी इलाका आदर्श के लिए बाधा नहीं बन पाया। वो दौड़कर पहाड़ की चोटी पर गया और दूसरी ओर से वैली से होते हुए पहाड़ की पीठ पर पहुंचा। इस दौरान आदर्श ने एक बार भी रेस्ट नहीं किया। जर्नी के दौरान वो लगातार गहरी सांस लेता रहा। उसका दिल लगातार धड़क रहा था, धीमा लेकिन मजबूत। 1 घंटे तक दौड़ने के बाद आदर्श आखिरकार रुक गया। इतनी लंबी दौड़ के बाद भी न तो उसका चेहरा लाल था, न ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रनिंग भी एक तरह की साधना थी। दौड़ने के बाद आदर्श ने दौड़ते समय पसीने का आनंद लिया। ये लोकेशन गांव से सबसे दूर था और सेफ था। इससे आगे जाने पर वो वंडरलैंड की सिक्योरिटी से बाहर चला जाता और उसे जायंट एनिमल्स और उजाड़ एनिमल्स का सामना करना पड़ सकता था। आदर्श की प्रेजेंट स्ट्रेंथ को देखते हुए यदि उसका सामना किसी आवारा एनिमल से होता तो वो बर्बाद हो जाता। यहाँ वेजिटेशन बहुत रिच नहीं थी। जमीन पर काले पत्थरों के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे। ये काला आयरन स्टोन था। काला आयरन स्टोन स्टील जितना भारी था और नॉर्मल रॉक से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग था। यहाँ तक कि चट्टानों को तोड़ने वाली काई भी काले आयरन स्टोन पर नहीं उग सकती थी। जिस जगह आदर्श खड़ा था वो एक चट्टान के नीचे एक फ्लैट एरिया था। इसका डायमीटर लगभग 30 मीटर था। चट्टान के ऊपर एक झरना था की करंट्स में नाचती और उड़ती थीं, सूरज की रोशनी पकड़ती थीं और धुंध में इंद्रधनुष बनाती थीं। ये दृश्य पृथ्वी पर एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। झरना चौड़ा नहीं माना जाता था, लेकिन वर्टिकल ड्रॉप बहुत अधिक थी। ये 100 मीटर से भी अधिक थी। जंगली पानी का फ्लो नीचे की ओर लगातार अटैक करता रहा। ये एक गड़गड़ाहट थी जिसे दूर से सुना जा सकता था। आदर्श ने पहले से ही इस साधना प्लेस को झरने के लिए चुना था। आदर्श ने गहरी सांस ली और अपने शरीर में एनर्जी का संचार किया। उसका कठिन प्रशिक्षण फिर से शुरू होने वाला था। 10 मील के दायरे में किसी के बिना एक सुनसान पहाड़ी जंगल में आदर्श ने प्रत्येक ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट मुद्रा का अभ्यास किया। हड्डियों का प्रशिक्षण, टाइगर क्लॉज, स्माइट रॉक्स। पहाड़ के पीछे पत्थरों की कोई कमी नहीं थी। आदर्श ने खास तौर पर काले आयरन स्टोन वाली समतल जमीन चुनी थी। आदर्श काले आयरन स्टोन के सामने खड़ा हो गया और उस पर मुक्के बरसाने लगा। मात्र मांस और रक्त से बनी मुट्ठियां ऐसे निर्जीव काले आयरन स्टोन को कैसे तोड़ सकती थीं? आदर्श ने दांत पीसते हुए कहा, 1 मुक्का, 2 मुक्के, 3 मुक्के, 10 मुक्के, 20 मुक्के। उसने हर मुक्के में अपनी पूरी ताकत लगा दी। पहले कुछ मुक्कों के कारण मुट्ठियां चोटिल हो गईं। दर्द इतना भयानक था कि मुट्ठियां खून से लथपथ हो गईं। अंत में जब मुक्के बरसने लगे तो उसके जोड़ खड़खड़ाने लगे। दर्द उसकी उंगलियों से होते हुए उसके दिल तक पहुंच गया। ये एक अकल्पनीय दर्द था, लेकिन आदर्श ने अपने दांत पीसकर इसे सहन किया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके होंठ सफेद हो गए। केवल उस बिंदु तक जहां उसकी मुट्ठियों की सतह मांस के बजाय हड्डियों की तरह हो गई थी, तब आदर्श रुका। इसके बाद उसने पत्थर को लात मारना शुरू कर दिया। उसने ऐसा तब तक किया जब तक उसके पैरों पर चोट के निशान नहीं पड़ गए। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आदर्श ने अपने कंधों और पीठ से पत्थर को मारना शुरू कर दिया। आदर्श ने हर पॉसिबल एफर्ट किया, लेकिन आखिरकार वो काले आयरन स्टोन को कुछ नहीं कर सका। इसके बजाय उसका शरीर कट और चोटों से भर गया। दर्द। आदर्श जमीन पर लेटा हुआ था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और उसकी विजन भी धुंधली हो गई थी। उसने अपनी सांस पर कंसंट्रेट किया और अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट टेक्निक के सिद्धांतों का पालन किया। ये एक आत्म विनाशकारी साधना मेथड थी जिसे आदर्श ने पहले ट्राई करने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि कुछ घंटे पहले आदर्श ने फ्रॉस्ट पाइथन की उजाड़ हड्डियों की एनर्जी को खा लिया था। उजाड़ हड्डियों के भीतर निहित एनर्जी को उजाड़ की शक्ति कहा जाता था। ये किसी भी साधक के लिए एक महान गिफ्ट था। उजाड़ की शक्ति की तुलना में प्रताप कबीले जड़ी बूटी पर्वत में हर्बल सार तुच्छ था। यहाँ तक कि 100 साल पुरानी जड़ी बूटी भी कम पड़ जाएगी। केवल तभी जब उजाड़ की शक्ति से सपोर्ट प्राप्त हुआ, आदर्श ने इस तरह के आत्म विनाशकारी अभ्यास को आगे बढ़ाने का साहस किया। इस अभ्यास को ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट के टाइगर क्लॉज स्माइट रॉक्स के रूप में दर्ज किया गया था, जो हड्डियों को ट्रेन करने की एक मेथड थी। उसकी हड्डियों को तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करना एक बहुत ही पेनफुल और डिफिकल्ट प्रोसेस थी। दृढ़ता के बिना ये इम्पॉसिबल था। दृढ़ता के बावजूद उसे इसके सपोर्ट के लिए रिसोर्सेज जुटाने पड़े। यदि ऐसा नहीं किया गया तो व्यक्ति की हड्डियों को ट्रेन करने के बजाय उसे विकलांग बना दिया जाएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण वॉरियर प्रिपरेशन कैंप के सदस्यों ने टाइगर क्लॉज स्माइट रॉक्स का अटेम्प्ट करने का साहस नहीं किया। केवल बड़ी ट्राइब्स के टैलेंटेड लोग ही उजाड़ एनिमल्स के मीट के कंजम्पशन और उजाड़ एनिमल्स के खून में भीगने के कारण ऐसी चोटों को सहन कर सकते थे। आदर्श के शरीर में वीरानियों की शक्ति का संचार तेजी से होने लगा। उसके घावों में खुजली होने लगी, जो उसके घावों के ठीक होने का संकेत था। उजाड़ हड्डियां वास्तव में टॉप लेवल की थीं, साथ ही बैंगनी क्रिस्टल की प्यूरिफिकेशन भी।
उसके शरीर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की गई एनर्जी जबरदस्त स्पीड से थी, जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट द्वारा किसी की हड्डियों को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेथड उन घावों को ठीक करने के लिए डेसोलेट्स की शक्ति को अनुमति देना लोहे की फोर्जिंग के समान एक साधना मेथड थी। तलवारें बनाने की मेथड ये थी कि गर्म स्टील की तलवार पर बार बार स्ट्राइक किया जाता था, जिससे एक यूनिक तलवार बनती थी। आदर्श का प्रेजेंट प्रैक्टिस तलवार बनाने के समान था। उसने अपने शरीर को रॉ स्टील और काले आयरन स्टोन को एनविल की तरह इस्तेमाल किया। बार बार स्ट्राइक करके उसने अपने शरीर को साधना के रूप में गढ़ा। आंतरिक अंगों का प्रशिक्षण, विशाल पानी में ड्रैगन नृत्य। 6 घंटे रेस्ट करने के बाद आदर्श को लगा कि वो ठीक हो गया है। उसके हाथों पर पपड़ी थी, इसलिए इससे उसकी मूवमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ा। आदर्श ने अपनी घावों को कपड़े से लपेटा और बिना किसी हेजिटेशन के झरने में गोता लगा दिया। छप छप पानी उसके शरीर पर ऐसे टूटा जैसे कोई 1000 पाउंड का जैकहैमर हो। झरने के नीचे एक गहरा बेसिन था। झरने के पेरेनियल इफेक्ट से डिप बेसिन की गहराई अननोन थी। जमीन से डिप बेसिन पन्ना हरे रंग का था और उसका कोई स्पष्ट तल नहीं था। यह सबसे गहरा वाटर बॉडी था जो आदर्श को आदिवासी कबीले के आसपास के क्षेत्र में मिला। आदर्श ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट के एक और पोज का अभ्यास कर रहा था, विशाल पानी में ड्रैगन नृत्य। दरअसल विशाल जल में नृत्य करने वाला ड्रैगन इस तरह से डेवलप नहीं किया गया था। विशाल जल का मतलब समुद्र था, लेकिन विशाल जंगल में कोई समुद्र नहीं था। आदर्श केवल झरने के पानी के बेसिन का उपयोग कर सकता था। विशाल जल में ड्रैगन नृत्य शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को ट्रेन करने की एक टेक्निक थी। जितना अधिक आदर्श ने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का अभ्यास किया, उतना ही अधिक वो इसकी बारीकियों को समझ गया। वॉरियर की स्ट्रेंथ और एनर्जी को इजीली डेवलप किया जा सकता था, लेकिन लिगामेंट्स, बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स को डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट था। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की मुद्राओं में एक वॉरियर भयंकर टाइगर पर्वत पर उतरता है के माध्यम से अपने टेंडन्स को धनुष की डोरी की तरह खींचकर उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग करके डेवलप कर सकता था। टाइगर क्लॉज स्माइट रॉक्स का उपयोग करके वो हड्डियों को बार बार गढ़े जा रहे स्टील की तरह ट्रेन कर सकता था। जहां तक ऑर्गन्स की कल्टीवेशन का सवाल है, तो ये और भी डिफिकल्ट था। ऑर्गन्स की तुलना टेंडन से नहीं की जा सकती थी। अपने ऑर्गन्स को इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसलिए ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट के क्रिएटर ने विशाल जल में ड्रैगन नृत्य की मेथड बनाई थी। विशाल जल में ड्रैगन नृत्य के लिए प्रैक्टिशनर को समुद्र में कूदना पड़ता था और एक सांस में 200 मीटर की गहराई तक पहुंचना पड़ता था। उस गहराई पर प्रेशर बहुत अधिक था, जो लोगों के कान के पर्दे और ऑर्गन्स को फटने के लिए पर्याप्त था। पानी का प्रेशर व्यक्ति के ऑर्गन्स पर पड़ेगा। लंबे समय तक ऐसे प्रेशर में रहने पर व्यक्ति के ऑर्गन्स और भी टफ हो जाएंगे। आदर्श ने एक गहरी सांस ली और एक भारी चट्टान को पकड़ते हुए डिप बेसिन की गहराई में जंप लगा दी। पन्ना के हरे रंग का ये तालाब ऊपर से देखने में भले ही हरा दिखाई दे, लेकिन इसकी गहराई अनदेखी थी। आदर्श ने पहले भी इसकी गहराई का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कभी भी नीचे तक गोता लगाने में सफल नहीं हो पाया था। लगभग 10 मीटर की गहराई पर डूबने के बाद उसे अपने कानों में दर्द महसूस हुआ। मनुष्य के कान बहुत संवेदनशील होते हैं। गोताखोरों को सबसे ज्यादा असहनीय दबाव उनके कानों से ही महसूस होता है। मार्शल आर्टिस्ट भी इससे अलग नहीं थे। जैसे जैसे कोई गहराई में जाता है, उसके कान के पर्दे फट जाते हैं, इससे पहले कि उसके अंग दबाव महसूस कर सके। आदर्श ने अपने मुंह में हवा भरी। अपने मुंह से दबाव बढ़ाकर वो बाहरी दबाव वृद्धि को संतुलित कर सकता था, जिससे उसके कान के पर्दे में दर्द कम हो जाता था। अज्ञात गहराई तक गोता लगाने के बाद आदर्श को पानी के नीचे कम रोशनी का अनुभव हुआ। पानी की सतह की ओर देखने पर ही उसे नीचे आती हुई सुंदर धूप दिखाई दे रही थी। खतरे से बचने के लिए आदर्श चट्टान के करीब ही रहा। चट्टान पर अजीबोगरीब पत्थर बिखरे हुए थे। चट्टानें नीचे की ओर एक गहरी खाई में ले जाती थीं, जो पूरी तरह से अंधकारमय थी। ये एक भयानक और अथाह अंधेरा था। शुक्र है कि आदर्श विगोर क्षेत्र में पहुंच गया था। उसकी सांसें लंबे समय तक चल सकती थीं। एक सांस के साथ वो लगभग 15 मिनट तक टिक सकता था। पृथ्वी पर पानी के अंदर सांस रोकने का रिकॉर्ड लगभग 13 मिनट का था। बेशक उन लोगों ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी, और अगर आदर्श ने खुद को और अधिक ट्रेनिंग दी होती तो उसका समय अधिक होता। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, आदर्श को लगा कि उसके फेफड़े दब रहे हैं। उसका पेट शारीरिक तरल पदार्थों से भर गया। उसके फेफड़ों को घेरने वाली पसलियां बहुत दबाव में थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा भालू उसकी छाती पर पैर रख रहा हो। आदर्श ने उसकी पसलियों की चरमराहट की आवाज भी सुनी। यदि आदर्श ने अभी अभी हड्डी का प्रशिक्षण पूरा नहीं किया होता तो उसकी पसलियां निश्चित रूप से टूट गई होती। उसकी उदर गुहा के संकुचित होने से आदर्श के शरीर में जबरदस्त दबाव चला गया, जिससे उसके शारीरिक तरल पदार्थ और अंग संकुचित हो गए। धीरे धीरे आदर्श को लगा कि उसकी सीमा निकट आ रही है। गोताखोरी एक खतरनाक खेल था। पानी के दबाव के कारण अगर कोई बेहोश हो जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। शव धीरे धीरे नीचे गिरता और पूरी तरह कुचल जाता। पृथ्वी पर गहरे गोताखोरी के शौकीनों को रस्सियां, गुब्बारे और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों जैसी सभी प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती थीं।
जहां तक आदर्श का सवाल है तो स्वाभाविक रूप से उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे अपने ही अनुमान पर निर्भर रहना पड़ा। छप। पानी के नीचे की शांत गहराई में आदर्श अपनी दिल की धड़कन और यहां तक कि अपने खून के बहने की आवाज भी सुन सकता था। पहाड़ों में सूरज की रोशनी पहले से ही कम थी, लेकिन इतनी गहराई में कोई कह सकता था कि आदर्श पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था। शांत, अंधेरे और उच्च दबाव वाले माहौल में केवल एक चीज जिसे आदर्श स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, वो थी उसकी छाती में बैंगनी क्रिस्टल की उत्पत्ति। वो ठंडा एहसास उसके खून में बह रहा था। ये शांत भावना परियों की कहानियों में जीवन के फव्वारे की तरह थी। हालांकि ये बेहद कमजोर था, लेकिन ये आदर्श की जीवित रहने की क्षमता सुनिश्चित कर सकता था। इसने आदर्श को ऐसी स्थितियों में भी सचेत रहने की अनुमति दी। ये स्थिति उस समय की तरह थी जब उसने धरती पर गुफा में फंसे होने का अनुभव किया था। धरती के नीचे फंसे हुए बैंगनी क्रिस्टल ने उस शांत और अंधेरे माहौल में उसका साथ दिया था। आदर्श को भी लगा कि बैंगनी क्रिस्टल उसके जीवन की आखिरी शरणस्थली है। जब उसके अंग पानी के अत्यधिक दबाव के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते थे तो बैंगनी क्रिस्टल चुपचाप उसके अंगों की मरम्मत कर देता था। इससे उसे न केवल पानी के अत्यधिक दबाव का अनुभव करने का मौका मिलता था, बल्कि कम से कम समय में ठीक होने का भी मौका मिलता था। आदर्श को पानी के अंदर समय का बोध नहीं रहा। वो अपनी ऊर्जा को संचारित करके ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट के सिद्धांतों का पालन करता रहा। जब उसे लगा कि उसकी सांसें लगभग खत्म हो गई हैं, तो वो ऊपर की ओर तैरने लगा। गहरे समुद्र में गोताखोरों के पास आमतौर पर ज्यादा ऊर्जा या हवा नहीं होती। चूंकि ऊपर की ओर तैरने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए पृथ्वी पर ज्यादातर लोग अपने शरीर को ऊपर की ओर धकेलने के लिए गुब्बारे जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आदर्श को खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता था। निस्संदेह ये आदर्श के दिल और फेफड़ों के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। इतने अधिक दबाव में सांस लेने और दिल की धड़कन पर 100 गुना अधिक तनाव पड़ा। आदर्श ने अपनी सांस रोक ली और अपनी इच्छा शक्ति और बैंगनी क्रिस्टल द्वारा प्रदान की गई जीवन रेखा के बल पर वो मीटर दर मीटर ऊपर की ओर तैर गया। छप। जैसे ही आदर्श का सिर पानी से बाहर निकला, उसने हवा के बड़े घूंट लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होंठ सफेद हो गए थे और आंखें सिकुड़ी हुई थीं। 20 मिनट से ज्यादा समय तक 100 मीटर से ज्यादा की गहराई तक गोता लगाने के बाद आदर्श को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने ये सब एक पत्थर के अलावा किसी और उपकरण के बिना किया है। वो इस बात से हैरान था कि उसने पहली बार विशाल पानी में ड्रैगन नृत्य का प्रदर्शन किस हद तक किया। आदर्श जमीन की ओर तैरा, उसके बालों से पानी टपक रहा था। कुछ लंबी सांसें लेने के बाद उसे गहराई से महसूस हुआ कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। उजाड़ की शक्ति की ऊर्जा पूरी तरह से पच चुकी थी। तालाब में आने से पहले आदर्श को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हुआ, लेकिन साधना के इस दौर के बाद उसे बहुत भूख लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया हो। यह था ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का प्रभाव। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट ने उजाड़ हड्डियों से प्राप्त उजाड़ की शक्ति के साथ मिलकर आदर्श की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। ये वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। आदर्श रोने से खुद को रोक नहीं सका। का। इस लंबी चीख के बीच आदर्श के जोड़ों से चटकने की आवाजें आने लगी। हालांकि वे तेज नहीं थी, लेकिन वे बहुत स्पष्ट थीं, जैसे स्टील के छर्रों के हिलने की आवाज। थंडर्स क्षेत्र, ये मॉर्टल ब्लड का तीसरा क्षेत्र होना चाहिए। थंडर्स। आदर्श प्रसन्न था। मॉर्टल ब्लड के 5 स्तर पर्याप्त प्रशिक्षण के बाद स्वाभाविक समापन बिंदु थे। बिना किसी अड़चन के जब तक कोई कड़ी मेहनत करता है, पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति के साथ कोई भी मॉर्टल ब्लड के 5वें स्तर तक पहुंच सकता है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति मॉर्टल ब्लड के 5वें स्तर तक पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा करने की गति में अंतर बहुत अधिक था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति न केवल तेजी से प्रगति करेगा, बल्कि उसकी बुनियादी बातें भी मजबूत होंगी, जिससे वो सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत होगा। जहां तक कम प्रतिभा वाले लोगों की बात है, तो 3 से 5 साल तक मॉर्टल ब्लड के स्तरों के बीच फंसे रहना कोई असामान्य बात नहीं थी। आदर्श जानता था कि उसमें प्रतिभा की कमी है। अंतरिक्ष समय में सुरंग बनाने के बाद वो एक सामान्य व्यक्ति था जो दुबला पतला और कमजोर था। उसके पास बहुत कम ताकत थी, जो 30 किलो के पत्थर के वजन को उठाने के बराबर थी। ऐसे शरीर की प्रतिभा किसी भी तरह से अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन बैंगनी क्रिस्टल की मदद से आदर्श की साधना में जबरदस्त सुधार हुआ था। आधे महीने में वो पहले से ही नश्वर रक्त के तीसरे स्तर पर था। तो क्या उसके लिए वैभव दिव्य साम्राज्य योद्धा चयन में 2.5 महीने के समय में बैंगनी रक्त योद्धा बनना संभव था? इस छोटी सी जनजाति में एक बैंगनी रक्त योद्धा होने से लोगों में सनसनी और उन्माद पैदा हो जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, अगर वे आदिवासी कबीले में बैंगनी रक्त योद्धा बन सकते हैं तो उनकी पूजा की जाएगी। उसे सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तथा जनजाति में जीवन और मृत्यु का निर्णय करने के लिए उसके पास पूर्ण शक्ति होगी। आदर्श ने समय देखा। साधना के इस दौर के बाद दोपहर हो चुकी थी। वो सुबह से साधना कर रहा था। आदर्श एक बार फिर सोया नहीं था। नश्वर रक्त स्तर 3 के थंडर्स क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आदर्श को नींद का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसने 2 घंटे तक ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट विधियों के अनुसार ध्यान किया और उसे ऐसा लगा जैसे उसने 8 घंटे गहरी नींद ली हो और वो ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था।
अब समय आ गया है कि इन वीरान हड्डियों को परिष्कृत किया जाए। मैंने पूरे दिन साधना की है, मुझे बहुत भूख लगी है। आदर्श ने एक दिन से कुछ नहीं खाया था। पहले उसे वीरान हड्डियों से ऊर्जा मिलती थी, इसलिए हालांकि उसका पेट भूखा था, लेकिन उसका शरीर उसे बिना किसी समस्या के ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम था। लेकिन ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट से गहन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आदर्श के शरीर के भीतर की उजाड़ हड्डी की ऊर्जा समाप्त हो गई थी, इसलिए उसकी भूख बहुत अधिक असहनीय थी। आसमान के रंग से लग रहा था कि सूरज डूबने वाला है। आदर्श गांव लौट आया। अनाज सुखाने वाली जगह पर कढ़ाई तेजी से जल रही थी और शिफ्ट बदलने का समय आ गया था। आदर्श को वापस आते देख कृपाण के पिता ने जलाऊ लकड़ियों के ढेर की ओर इशारा करते हुए सीधे कहा, ये जलाऊ लकड़ियां हैं, इन्हें मेरे लिए काट दो। तुमने कल रात कुछ नहीं किया। इस जगह पर बेकार लोगों को काम नहीं मिलता। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाए तो आज तुम्हारे लिए दलिया नहीं बनेगा। आदर्श ये सुनकर अवाक रह गया। ऐसा नहीं था कि उसने कल कोई दलिया खाया था। सभी लोग लड़ाई में सिर झुकाकर भाग रहे थे। आदर्श को जितने चावल मिले थे उनकी गिनती उसकी उंगलियों पर की जा सकती थी। चावल के दलिया की बाल्टी को उसने इतनी सफाई से पिया और चाटा कि उसे साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आदर्श कोने में बैठ गया और बिना किसी जल्दबाजी के लकड़ी काटने लगा। ये जलाऊ लकड़ी एक पूरी तरह से विकसित पैर जितनी मोटी थी। आग को समान रूप से जलाने के लिए इसे एक समान आकार में काटने से पहले इसे टुकड़ों में काटना पड़ा। किसी को पता भी न चले जब आदर्श लकड़ी काट रहा था तो कढ़ाई से लाल और नीली रोशनी की एक चादर निकल रही थी जो अब उसे ढक रही थी। इससे पहले आदर्श ने जड़ी बूटियों से सारी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया था, बल्कि विक्रम के लिए कुछ सूप छोड़ दिया था, क्योंकि उसे डर था कि विक्रम को एहसास हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस बार उजाड़ हड्डियों के लिए ये अलग था। आदर्श ने उजाड़ हड्डियों से सारी ऊर्जा को अवशोषित करने और अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने का दृढ़ संकल्प किया था। तब तक वो विक्रम से डरना बंद कर देगा। आदर्श को विक्रम के लिए थोड़ा दुख हुआ। उसने मन ही मन कबूल किया, युवा मास्टर विक्रम, मुझे खेद है। अगर मैं बैंगनी रक्त क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया तो ये बहुत बुरा होगा। मेरे लिए उजाड़ हड्डियों के इस सेट को साफ सुथरा खत्म करना बिना कुछ बचे मैं केवल माफी मांग सकता हूं। अगर किस्मत से मैं उजाड़ हड्डियों को सोखने से पहले बैंगनी रक्त क्षेत्र तक पहुंच पाया तो मैं ऊही से चूसना जारी रखूंगा। आखिरकार बैंगनी रक्त क्षेत्र मार्शल आर्ट की राह पर बस शुरुआती कदम है। अभी भी आगे एक लंबा रास्ता है, तो कृपया अंत तक एक अच्छे इंसान बने रहो। मैं भविष्य में हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। आदर्श ने कबूलनामा खत्म करने के बाद उसने उजाड़ हड्डियों की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये एक अत्यंत सुखद अनुभूति थी कि शरीर में ऊर्जा की कमी होने के बावजूद भी बिना किसी प्रतिबंध के वीरानों की शक्ति को अवशोषित कर पाना एक अद्भुत सुखद अनुभूति थी। ऊर्जा की कमी और भूख, यद्यपि ये दो अलग अलग भावनाएं थीं, फिर भी इनमें बहुत कुछ समानता थी। अत्यधिक भूख लगने पर स्वादिष्ट भोजन के अलावा और क्या खुशी हो सकती है। आदर्श ने विक्रम के सामने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। वो जानता था कि उजाड़ हड्डियों की ऊर्जा इतनी विशाल थी कि उसे पूरी तरह से अवशोषित करने में कुछ समय लगेगा। आखिरकार उजाड़ हड्डियों को पकाने के लिए विक्रम के प्राचीन तरीकों से उजाड़ हड्डियों के सार की एक छोटी सी मात्रा को परिष्कृत किया जा सकता था। सार की ये छोटी सी मात्रा ही विक्रम के लिए बैंगनी रक्त के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि आदर्श के लिए उजाड़ हड्डी की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके वो इसे पूरी तरह से और उच्च दक्षता के साथ अवशोषित कर सकता था। इसके अलावा थंडर क्षेत्र में आदर्श की साधना का स्तर अभी भी कम था। अगर साधना की गति और तेज हो जाती तो आदर्श खुद को भी डरा सकता था। रात में आदर्श उन उजाड़ हड्डियों की ऊर्जा सोखकर अपनी बॉडी में पावर भरता था। दिन में वो योद्धा तैयारी शिविर की प्रैक्टिस पर नजर रखता और चुपके से द्रोण की ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की ट्रेनिंग सुनता था। योद्धा तैयारी शिविर कोई प्रतिबंधित एरिया नहीं था। लोगों का आना जाना नॉर्मल बात थी। अगर आदर्श सावधान रहता तो उसे कोई पकड़ नहीं सकता था। कौशल सीखने के बाद आदर्श साधना करने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाता। वो उजाड़ हड्डियों से ऊर्जा लेता और उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता। साधना की ये रिदम एकदम परफेक्ट थी। कुछ ही दिनों में आदर्श का थंडर साम्राज्य और भी स्ट्रांग होता गया। वो पानी के अंदर 25 मिनट तक रह सकता था, ऑलमोस्ट एक डॉल्फिन जितना। वैभव दिव्य साम्राज्य योद्धा चयन से अराउंड 1 महीने पहले एक पर्सन जो आदर्श के साथ हड्डियों को प्योर कर रहा था बीमार पड़ गया। भले ही आदर्श ने मोस्ट ऑफ जहरीली नीली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, फिर भी कुछ लाइट पॉइंट्स ऐसे थे जो दूसरों की बॉडी में एंटर कर गए, जिससे उन्हें तथाकथित टाइफाइड हो गया। पहले व्यक्ति के बीमार पड़ने के बाद आदर्श भी बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी एक्सट्रीमली सीरियस थी। आदर्श अब अपनी वीरान हड्डियों को और फिनिश नहीं कर पा रहा था। प्रिया के अनुसार उसे लूज मोशन हो गए थे, फेस पेल पड़ गया था और वो एक्सट्रीमली वीक हो गया था। प्रिया को उसकी जगह लीव लेनी पड़ी क्योंकि वो बेड पर पड़ा था। भीम ने प्रिया का डिस्क्रिप्शन पूरा सुनने के लिए अपने कान सेट कर लिए। एक प्लेजेंट आनंद की फीलिंग ने उसे घेर लिया और वो स्माइल कर उठा। अरे लूज मोशन, फेस पेल पड़ गया है, एक्सट्रीमली वीक, उफ उफ, क्या वो बहुत ब्रेव नहीं था? इस बार वो बेड पर कैसे पड़ा रह सकता है? भीम ने एक अजीब सी आवाज में कहा। प्रिया का फेस कोल्ड पड़ गया, मानो गुस्से में हो।
लेकिन एक्चुअली वो बस नाटक कर रही थी। उसे पता था कि आदर्श ठीक है और बस बीमार होने का प्रिटेंड कर रही है। तुम्हारा भाई स्टार्टिंग से ही वीक था, अगर वो मर भी जाता तो कोई बिग डील नहीं होती, लेकिन यंग मास्टर विक्रम का हार्ट श्योरली अच्छा है और उसने मुझे पिल्स दे दी हैं। भीम ने यह कहते हुए अनविलिंगली अपनी कमर से एक रेड पिल निकाली। भीम का आदर्श को गोली देने का कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो बस आदर्श की डेथ की कामना कर सकता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम आदर्श को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता था और उसने उसे आदर्श को देने के लिए स्पेशली गोली क्यों दी। उसे ये इंश्योर करना था कि आदर्श गोली खा ले। क्या युवा मास्टर विक्रम रियली उस लिटिल रास्कल के बारे में इतना अच्छा सोचते थे? भीम ये सोचकर डिस्टर्ब हो गया। युवा मास्टर विक्रम बहुत अच्छे इंसान हैं। युवा मास्टर विक्रम बहुत काइंड है। इस समय जब उजाड़ हड्डियों को रिफाइन करने वाले लोग एक एक करके बीमार पड़ रहे थे तो बहुत से लोग एक पिल लेने के लिए इकट्ठा हो गए थे। भीम को वो पौराणिक गोली निकालते हुए देखकर, जो लोगों को मृतकों में से वापस लाकर आदर्श को दे सकती थी, लोग विक्रम की प्रेज करने लगे। इन लोगों ने पहले सोचा था कि विक्रम उन्हें इग्नोर कर देगा, लेकिन जब आदर्श जैसे यूजलेस लड़के को गोली मिल सकती है तो उन्होंने सोचा कि घर पर उनके स्ट्रांग आदमी को भी गोली मिल जाएगी। स्पेशली भीम के दूसरे हैंड में पकड़ा हुआ उभरा हुआ बैग ऐसा लग रहा था जैसे उसमें मीट हो। ये लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इस सिचुएशन ने भीड़ को ऑलमोस्ट अनकंट्रोल्ड उन्माद में डाल दिया था। भगवान भीम, मेरे घर का आदमी भी बीमार पड़ गया है। भगवान भीम, मेरे बच्चे के फादर बहुत बीमार हैं, उन्हें 3 डेज से वॉमिटिंग हो रही है। भीम के चारों ओर एक पिल और कुछ मीट की होप में भीड़ जमा हो गई। उनकी आंखें होप से भरी थीं। वे भीम के आगे झुकने को तैयार थे। भीम हैप्पी था क्योंकि उसे लोगों की भीड़ से प्रेज पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि युवा स्वामी विक्रम बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। इन पुअर कॉमन पीपल को इतनी वैल्यूएबल पिल्स और मीट देना कितना वेस्ट था। भीम पहले चुपके से एक पिल खाना चाहता था, लेकिन विक्रम ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था, इसलिए उसे ये आइडिया छोड़ना पड़ा। ये बात कि उसे खुद उस मंकी आदर्श को गोली पहुंचानी थी, भीम को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। शोर मत करो, जब तक तुम रियली बीमार हो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ श्योरली होगा। भीम ने कपड़े का बैग खोला और लोगों की संख्या का कैलकुलेशन करने के बाद पिल्स और मीट बांट दिया। जिन लोगों को गोली और मीट मिला उन सभी ने एंडलेस धन्यवाद दिया। थैंक यू भगवान भीम, थैंक यू भगवान भीम। तुम मुझे किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो? तुम्हें तो युवा स्वामी विक्रम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। युवा स्वामी विक्रम कबीले के लिए तुम्हारे सैक्रिफाइस को याद रखेंगे। जब तक तुम हड्डियों को रिफाइन करने में हार्ड वर्क करते रहोगे, युवा स्वामी विक्रम और कबीला तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। भीम ने यह बात अचीवमेंट के फीलिंग से कही। उसे इल्यूजन था कि वो विक्रम जनजाति के हाई क्लास का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। एक्चुअली उस मोमेंट भीम को लगा कि वो विक्रम जनजाति के हाई क्लास का एक मेंबर है। हाँ, थैंक यू युवा मास्टर विक्रम। जैसे ही कुछ लोग नीचे बैठे और हेडक्वार्टर की ओर झुके, भीम रिजल्ट से हैप्पी था। उसने मोस्ट ऑफ पिल्स और मीट बांट दिया था। मीट के 2 पीसेज बचे थे, एक बिगेस्ट और दूसरा स्मॉलेस्ट। ऑफकोर्स बिगेस्ट पीस उसके लिए बचा था। जब विक्रम ने उसे मीट बांटने की परमिशन दी तो उसने बिगेस्ट पीस अपने लिए पहले ही रख लिया था। मीट के पीसेज की गिनती थी, इसलिए अगर एक पीस कम होता तो प्रॉब्लम होती। इसका सॉल्यूशन ये था कि मीट के दूसरे बिगेस्ट पीस से एक स्मॉल पीस कट कर लिया जाता। ऑफकोर्स ये मीट का स्मॉलेस्ट पीस था। उसने मीट का ये स्मॉलेस्ट पीस प्रिया को दे दिया। ये तुम्हारा है, भीम ने डायरेक्टली कहा। मीट का स्मॉल सा पीस देखकर प्रिया समझ गई कि भीम ने जानबूझकर ऐसा किया है। हाउएवर, वो जानती थी कि बहस करना यूजलेस है, इसलिए उसने मीट का पीस एक्सेप्ट कर लिया। आदर्श ने बहुत टाइम से मीट नहीं खाया था। तुम्हारा भाई कैसा है? भीम ने लेजीनेस से पूछा और मीट का बिगेस्ट पीस अपने हैंड में रख लिया। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? प्रिया ने तीखी रिएक्शन दी। हे, मुझे तुम्हारे पीछे पीछे चलने दो। मैं क्या कर सकता हूं? मेरा हार्ट अच्छा है और मुझे कॉमन लोगों की केयर है। भीम ने खुद को और आम लोगों के बीच डिफरेंस बताते हुए कहा। कॉमन लोग शब्द कानों को बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। जहां तक आदर्श से मिलने की उसकी डिजायर का सवाल है तो इसका एक रीजन विक्रम का इंस्ट्रक्शन था, या फिर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। भीम को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम उस लिटिल मंकी का इतना अटेंशन क्यों रख रहा था। एक्चुअली विक्रम ने भीम से यूं ही कह दिया था और उसे सीरियसली नहीं लिया। उसकी ख्वाहिशें स्काई से भी हाई थीं। वो सब पर राज करने वाला और अनलिमिटेड वेल्थ का एंजॉयमेंट करने वाला बनना चाहता था। वो आदर्श जैसे ट्रिवियल पर्सन की केयर क्यों करता? वो बस ये जानने को क्यूरियस था कि आदर्श अब तक क्यों नहीं मरा। फर्स्ट टाइम हर्ब्स तोड़ते समय वो एक रॉक से गिर गया था। दबे होने के बाद भी वो खुद को खोदकर बाहर निकलने में सक्सेसफुल रहा। सेकेंड टाइम ऐसा तब हुआ जब उसने सीक्रेटली आदर्श की बॉडी में फेटल U1QE ट्रांसमिट कर दिया था, लेकिन आदर्श फिर भी नहीं मरा। विक्रम जानना चाहता था कि उजाड़ हड्डियों के रिफाइनिंग के साथ, उजाड़ हड्डी के आइस पॉइजन के साथ साथ ब्लड थिनिंग पिल्स की टॉक्सिसिटी के साथ क्या आदर्श अभी भी सर्वाइव कर सकता है। विक्रम के लिए आदर्श एक कॉकरोच जैसा था। भले ही कॉकरोच स्मॉल और वीक था, फिर भी उसकी वाइटैलिटी एक्सट्रीमली स्ट्रांग थी।
कुचले जाने, उसके ऑर्गन्स फट जाने और मूव करने की कैपेसिटी खो देने के बाद भी कॉकरोच बिना फूड और वाटर के 1-2 दिन तक सर्वाइव कर सकता था। आदर्श भी कुछ ऐसा ही था। भले ही वो बहुत वीक था, फिर भी उसने कई बार डेथ का सामना किया था। आंगन का डोर किक मारकर खोला गया। प्रिया ने शार्प एंग्री आवाज में पूछा, क्या कर रहे हो? हा, अपने भाई से मिलने। भीम ने अंदर आकर देखा कि आदर्श बेड पर लेटा हुआ है। आदर्श का फेस पसीने से लथपथ था। उसके हेयर वेट थे और माथे से चिपके हुए थे। वहां एक पॉट था जिसमें वोमिट लग रही थी और उससे बैड स्मेल आ रही थी। धिक्कार है, ये तो बहुत पॉइजनस है। भीम ने अपनी नोज भींची और ब्लड थिनिंग पिल आदर्श की तरफ मूव कर दी। पता नहीं तुम्हारी लक कितनी खराब है कि तुम्हें यंग मास्टर विक्रम से स्पेशल अटेंशन मिल रही है। तुम तो बेगर से भी बदतर दिखते हो। तुम्हें देखकर मुझे वॉमिट सी आ रही है। क्विकली ये पिल खा लो। आदर्श ने एक्सप्रेशनलेस होकर अपने कंबल पर रखी ब्लड थिनिंग पिल उठा ली। प्रिया वाटर का बाउल लेकर आगे बढ़ी। जब आदर्श ने ब्लड थिनिंग पिल को पकड़ा तो वो पिल के एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज को फील कर सका। उसमें एनर्जी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी। उसमें कोई भी वैल्यूएबल हर्ब नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस था। एक गुड पिल में एनर्जी होती है। जब कोई पर्सन इसे खाता है तो पिल का मेडिसिनल एसेंस पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। ये नेचुरली इंजरीज को हीलर कर देता है, जिससे पर्सन को न्यू लाइफ मिलती है। लेकिन ब्लड थिनिंग पिल जैसी बैड पिल में ऑलमोस्ट कोई एनर्जी नहीं होती। ये किसी पर्सन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए रिजल्ट्स की केयर किए बिना पॉइजन सब्सटेंस का यूज करती है। इसलिए भले ही इस पिल को खाने के बाद पर्सन क्विकली ठीक हो सकता है, लेकिन इससे उसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। एक ऐसी पिल जो बेनिफिट से ज्यादा डैमेज करती थी, आदर्श ने उसे नहीं खाया। भले ही भीम बगल से देख रहा था, आदर्श के लिए उसे धोखा देना डिफिकल्ट नहीं था। उसने ब्लड थिनिंग पिल खा ली और एक सिप वाटर पी लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ढेर सारा वाटर पी लिया हो, लेकिन जब बाउल हटाया गया तो आदर्श ने सारा वाटर वापस बाउल में थूक दिया था। इसके बाद आदर्श को ऐसा लग रहा था जैसे उसे निगलने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उसके मुंह में वाटर नहीं था, इसलिए नेचुरली उसने रियली कुछ भी निगला नहीं था। इसके तुरंत बाद आदर्श ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसका शरीर इतना वीक हो गया है कि उसे वाटर पीने में भी डिफिकल्टी हो रही है और वो जोर जोर से खांसने लगा। प्रिया आदर्श का मुंह पहुंचने के लिए एक क्लॉथ लेकर आगे आई। मुंह पहुंचते समय आदर्श ने ब्लड थिनिंग पिल बिना किसी मार के थूक दी और पिल क्लॉथ में ही रह गई। क्लॉथ सिकुड़ जाने के कारण कुछ भी विजिबल नहीं था। भीम इग्नोरेंस और इंपेशेंस से भरा हुआ था, इसलिए वो आदर्श की मूवमेंट को समझ नहीं पाया। अगर विक्रम भी आया होता तो भी उसने आदर्श को पिल थूकते हुए शायद नहीं देखा होता। आफ्टर ऑल आदर्श तो 12 ईयर ओल्ड बच्चे जैसा दिखता था। कौन सोच सकता था कि वो ऐसा कर सकता है। खुश हो जाओ, इस पिल को खाने के बाद ये न सिर्फ तुम्हारी जान बचाएगी बल्कि तुम्हें और भी एनर्जेटिक बनाएगी। ये किसी बीमार कमजोर इंसान की तरह दिखने से तो बेटर है। ये कहकर भीम वहां से चला गया। भीम के जाने के बाद आदर्श ने क्लॉथ में रखी ब्लड थिनिंग पिल को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी। ये विक्रम कितना क्रूअल है। उन वीरान हड्डियों को प्यूरिफाई करने के लिए वो अनगिनत लोगों की जान लेने को रेडी था। ये विचित्र वर्ल्ड अर्थ से डिफरेंट थी। अर्थ पर ऐसे कई एग्जाम्पल्स होते थे जब कोई बच्चा स्कूल में नाइफ लेकर आता था और दोनों के बीच झगड़ा होने पर दूसरे बच्चे को नाइफ मारकर उसकी हत्या कर देता था। ऐसे केसेज रेयर थे और सिर्फ न्यूज नेटवर्क्स पर ही देखने को मिलते थे। लेकिन इस पावर सेंट्रिक विचित्र वर्ल्ड में ऐसे केसेज जहां किसी को कुछ वर्ड्स के लिए मार दिया जा सकता है, क्या इसे अभी भी केस कहा जा सकता है? अर्थ पर पीसफुल लॉ के कारण मर्डर एक बिग डील थी, लेकिन यहां पर मर्डर एनिमल्स को मारने के समान ही कॉमन बात थी। एक्चुअली कई बार किसी की हत्या करने के लिए किसी रीजन की नीड नहीं होती, ठीक से न दिखना ही इनफ होता है। प्रिया की दी हुई रक्त पतला करने वाली गोली के बंटने के बाद टाइफाइड से जूझ रहे सभी लोग अगले ही दिन नॉर्मल हो गए। अमृत और बेकन पाकर वे नेचुरली बहुत थैंकफुल थे और उजाड़ हड्डियों को रिफाइन करने में और भी ज्यादा एफर्ट डालने लगे। बेशक आदर्श भी उनमें से एक था। उसकी रिकवरी सबसे फास्ट थी क्योंकि उसे बस अपने चेहरे पर छिड़का हुआ नकली पसीना पोंछना था। इस तरह आदर्श अगली सुबह एनर्जी से भरपूर होकर अनाज सुखाने वाले मैदान की ओर चल पड़ा। बीमारी के इस पीरियड के बाद आदर्श और उसके ग्रुप ने रात की शिफ्ट से दिन की शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। यह आदर्श की विश के अनुसार था, क्योंकि अब वो द्रोण के ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट से ज्यादा कुछ नहीं सीख सकता था। द्रोण बाकी मूव्स सिखाने की प्लानिंग नहीं कर रहा था, लेकिन शुरुआती कुछ मूव्स आदर्श को कुछ समय के लिए बिजी रखने के लिए पर्याप्त थीं। दिन में उजाड़ हड्डियों को रिफाइन करना और रात में पहाड़ों में प्रैक्टिस करना इसे और अधिक सीक्रेट बनाता था। बच्चे आदर्श, क्या तुम्हारा शरीर बेहतर फील कर रहा है? पड़ोस की आंटी सरला ने पूछा। उन्होंने आदर्श को सड़क पर उछलते कूदते देखा था, मानो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो। आंटी सरला, मैं बिल्कुल ओके हूँ। विक्रम के अमृत का थैंक्स। विक्रम वाकई बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। आदर्श कृतज्ञता भरी नजरों से मुस्कुराया। सड़क पर चलते हुए उसने दूसरों के सामने रक्त पतला करने वाली गोली की इफेक्टिवनेस का बखान किया। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आंटी सरला ने आदर्श की एनर्जी देखकर कहा। उन्हें पता था कि वो पूरी तरह से रिकवर हो गया है।
आदर्श जैसे एडल्ट के लिए सड़क पर उछल कूद करना बहुत स्ट्रेंज था, लेकिन दूसरों की नज़र में वो एक 12 साल का बच्चा ही था। 12 साल की एज में बच्चे सबसे ज्यादा चंचल होते हैं। आदर्श पर विक्रम की नजर पड़ी क्योंकि विक्रम को लगता था कि वो बच्चों से कहीं ज्यादा मैच्योर है। 12 साल के बच्चे को 12 साल के बच्चे की तरह बिहेव करना पड़ता था। अगर वो कभी कभार 12 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता तो लोगों को यकीन हो जाता कि कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है। मेरे परिवार का आदमी वो हड्डियों वाला सूप बनाना चाहता था, पर अफसोस वो बना नहीं पाया। बच्चे आदर्श, तुम तो वाकई बहुत लकी हो, आंटी सरला ने ईर्ष्या से कहा। हाँ हाँ आंटी सरला, मुझसे अभी भी कुछ बचा है, मैं आज रात आपको एक टुकड़ा दूंगा। आदर्श ने लापरवाही से कहा। उसे बेकन का वो टुकड़ा पसंद नहीं था जिसे ये सभी गरीब आम लोग चाहते थे। दरअसल आदर्श ने एक कुत्ते को खिलाने के लिए बेकन का एक छोटा सा टुकड़ा काटा था। बेशक वो कुत्ता आदर्श के परिवार का नहीं था, क्योंकि एक गरीब परिवार के पास कुत्ता पालने के साधन नहीं थे। अगर होते भी तो कुत्ते को बहुत पहले ही मारकर खा लिया गया होता। पूरे लियान आदिवासी कबीलों में केवल योद्धा तैयारी कैंप में ही कुछ कुत्ते पाले जाते थे। ये सभी कुत्ते शिकारी कुत्ते थे। चूंकि वंडरलैंड के आसपास जंगली एनिमल कम थे, इसलिए शिकारी कुत्तों के बिना खरगोशों की तलाश करना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही था। आदर्श ने कुत्तों को मांस इसलिए खिला दिया था क्योंकि उसे डर था कि विक्रम ने बेकन में जहर मिला दिया होगा। हालांकि ऐसा होने की पॉसिबल नहीं थी, फिर भी आदर्श को केयरफुल रहना था। ये देखने के बाद कि कुत्ता ठीक है, आदर्श ने प्रिया को मांस पकाने की परमिशन दे दी। आदर्श ने बरसों से मांस का स्वाद नहीं चखा था। हालांकि बेकन का स्वाद कुछ खास नहीं था, क्योंकि उसे बहुत देर तक पकाया गया था। मांस सख्त था और लकड़ी जैसा स्वाद था, बस नमकीन सा स्वाद था और उसमें मांस की स्मेल नहीं थी। लेकिन बेकन के इतने छोटे टुकड़े के लिए प्रिया ने उसे आदर्श के लिए छोड़ने की जिद की और उसे खाने से रिफ्यूज कर दिया। आदर्श ने प्रिया को थोड़ा सा बेकन खाने के लिए मनाने में काफी स्ट्रगल किया। आदर्श ने खुद ज्यादा नहीं खाया, बल्कि बचा हुआ मांस दीवार पर टांग दिया। आदर्श ने 2 महीने में वैभव दिव्य साम्राज्य के योद्धा चयन का टारगेट रखा था, इसलिए उसे इस बेस्वाद बेकन के टुकड़े की कोई कंसर्न नहीं थी। उसने प्रिया से सुना था कि पड़ोस की आंटी सरला ने पहले भी उनकी देखभाल की थी, खासकर आदर्श की मां के निधन के बाद के वर्षों में। राशन वितरण से पहले प्रिया के पास हमेशा खाना खत्म हो जाता था, और अगर आंटी सरला उन्हें कुछ खाना न देती तो वे बहुत पहले ही भूख से मर चुके होते। ये एक बहुत बड़ा दयालु डेट था। आखिरकार इस दुनिया में बहुत कम लोग अपना खाना दूसरों को देते हैं। ये धरती पर पैसे उधार देने से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए बेकन का ये टुकड़ा आंटी सरला को देना उचित था। कैसे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बच्चे आदर्श, तुम और तुम्हारी बहन युवावस्था से गुजर रहे हो, तुम्हारे लिए ये मांस पाना डिफिकल्ट था। आंटी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आंटी सरला ने दृढ़ता से कहा, जिससे आदर्श को मिश्रित भावनाएं हुईं। इस गरीब और पिछड़ी जनजाति में हालांकि कई जिद्दी नागरिक और दुष्ट लोग थे, लेकिन आंटी सरला जैसे लोग भी थे जो भूख से मरते समय भी दूसरों के बारे में सोचते थे। ऐसी भूमि वास्तव में सभी प्रकार के लोगों को जन्म दे सकती है। आंटी, अब और मत कहो, मैं हड्डियों का सूप बनाने जा रहा हूँ। आदर्श ने भागने से पहले आंटी सरला के रिप्लाई का इंतजार नहीं किया। ये बच्चा, आंटी सरला ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान छा गई। लियान जनजातीय कबीलों के कुलपति कंपाउंड में विक्रम पत्थर के आंगन के बीच में खड़ा होकर मुक्केबाजी का प्रैक्टिस कर रहा था। उसने एक ढीला ढाला प्रैक्टिस सूट पहना था। यह प्रैक्टिस सूट एक दुर्लभ रेशमी कपड़े से बना था जो लियान जनजाति में बहुत कम पाया जाता था। यह बहुत एक्सपेंसिव था। यह प्रैक्टिस सूट छूने में चिकना और मुलायम था और पहनने पर बेहद कंफर्टेबल था। विक्रम अलग अलग स्पीड से गोल गोल घूम रहा था। जब वो धीरे चलता था तो वो सुबह एक्सरसाइज कर रहे किसी बूढ़े आदमी जैसा लगता था, लेकिन जब तेज चलता था तो वो शिकार का पीछा कर रहे चीते जैसा लगता था। इस सब के दौरान विक्रम की नजरें उसकी उंगलियों पर टिकी थीं। उसकी बाहें जंगल में सरकते सांप की तरह थीं, जिससे ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि वो कहां से अटैक करे। भीम चुपचाप किनारे पर खड़ा होकर विक्रम के प्रैक्टिस समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद विक्रम का काम अंततः पूरा हो गया। उसने कमर पर हाथ रखकर एक सांस का तीर थूका। यह तीर बिना रुके दूर तक चला गया। सांस का तीर थूकना विगोर डोमेन का प्रतीक था, लेकिन विक्रम की सांस अब सिर्फ विगोर डोमेन की सांस नहीं थी। ये मॉर्टल ब्लड के 5वें स्तर क्यूई गैदरर से संचालित होती थी। विक्रम एनवायरनमेंट से युआन क्यूई को अपने शरीर में इकट्ठा करने में कैपेबल था, इसलिए उसके द्वारा थूकी गई हवा सिर्फ हवा ही नहीं थी, बल्कि उसमें युआन क्यूई भी थी। शानदार, ये बिल्कुल अमेजिंग है, भीम चिल्लाया जब उसने विक्रम को खत्म होते देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उसकी चापलूसी शुरू कर दी। यह पावर, यह स्किल 2 महीने में योद्धा चयन में युवा गुरु निश्चित रूप से वैभव दिव्य साम्राज्य का एक राज्य शूरवीर बन जाएगा। भीम ने एक बार फिर अपनी चापलूसी शुरू कर दी। विक्रम की पावर वाकई बुरी नहीं थी।
उस एम्बिशन को पाने के लिए उसके पास ऐसा करने के मीन्स होने चाहिए थे। वो पिछले साल नश्वर रक्त के 5वें स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए उसके द्वारा दिखाए गए कुछ मुक्के किसी मास्टर की याद दिलाते थे। बकवास बंद करो, उजाड़ हड्डियों का शोधन कैसा है? सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, भीम ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। युवा मालिक का बेकन और दवाइयां पाकर वे घटिया लोग बेहद थैंकफुल थे। काश वे सारा दिन हड्डियों को रिफाइन कर पाते। तो फिर उन्हें कुछ हर्बल अवशेष दे दो, विक्रम ने लापरवाही से कहा। हर्बल अवशेषों का अब उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रह गया था। अचानक विक्रम ने पूछा, ठीक है, उस आदर्श का क्या हुआ? आदर्श? भीम ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वो बच्चा कुछ दिन पहले बीमार पड़ गया था, उसे दस्त हो गए थे और वो पसीने से लथपथ था। पूरे घर में बदबू फैल रही थी। वो किसी भिखारी से अलग नहीं था। युवा स्वामी की काइंडनेस न होती तो वो अमृत के बिना कब का मर गया होता। मैं, जो युवा स्वामी के निर्देशों का पालन करता था, अपनी आंखों से देखता था कि उस बच्चे ने गोली निगल ली, लेकिन शुक्र है उस बच्चे में अभी भी जमीर बाकी है। पिछले कुछ दिनों से वो युवा स्वामी का गुणगान कर रहा था और कह रहा था कि युवा स्वामी की दवा की बदौलत वो ठीक हो गया। ये भीम का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद विक्रम के मुंह से एक सौम्य चाप सा निकला। सस्ते जीवों की ये जमात हर एक पिछली जमात से ज्यादा मूर्ख। उसने सोचा था कि इस जमात में आदर्श जैसे कुछ चतुर लोग भी होंगे, लेकिन लगता था कि उसने जरूरत से ज्यादा चिंता कर ली थी। ये अच्छी बात थी कि उनके मूक होने से उन्हें भविष्य में होने वाली किसी भी घटना को छिपाने का मौका मिल गया। ध्यान रखना, जैसे जैसे हम अंत के करीब पहुंच रहे हैं, हमें उतना ही ज्यादा ध्यान रखना होगा कि इन वीरान हड्डियों को साफ करने में कोई गड़बड़ी न हो। अगर ये सफलतापूर्वक साफ हो गया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम मुझे अपना सिर देकर इसकी कीमत चुकाओगे। विक्रम ने आखिरी शब्द बड़ी ही निर्ममता से कहा, जिससे भीम डरकर बार बार सिर हिलाने लगा। युवा मालिक, चिंता मत करो, ये नौकर दिन रात पहरा देगा। मैं ध्यान रखूंगा कि कुछ गड़बड़ न हो। भीम हड़बड़ाते हुए अनाज धूप में तपाने वाले मैदान की ओर दौड़ा। आदर्श अभी भी अपनी सामान्य धीमी गति से लकड़ी काट रहा था। भीम को देखकर आदर्श चुपके से मुस्कुराया। यह सच था कि एक मूर्ख कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या देख रहे हो, काम पर लग जाओ। क्या मरना चाहते हो? भीम दहाड़ा और एक बड़ा थैला फेंका। जब थैला खोला गया तो उसमें से जड़ी बूटियों का एक बड़ा ढेर निकला। ये अवशेष तब के हैं जब विक्रम ने अपने शरीर को इसमें भिगोना समाप्त कर दिया था। ये हर्बल अवशेष तुम्हारे लिए रिवॉर्ड हैं। जरूरी दवाइयां भी इसमें हैं। इन्हें वापस ले जाओ और पानी में उबाल लो। गर्मा गर्म ही इसमें अपने शरीर को भिगो लो, बहुत फायदा होगा। धिक्कार है, तुम लोगों को ये बहुत पसंद है। भीम ने ये शब्द कहते हुए कसम खाई। ये सुनकर उन आदमियों की आंखें चमक उठीं। वे हर्बल अवशेषों को लेने के लिए दौड़ पड़े। बेशक आदर्श को कुछ नहीं मिला। अगर आदर्श को दिया भी जाता तो भी वो उसे नहीं चाहता। आखिर वो तो विक्रम के नहाने के पानी का पानी था। क्या वो बचे हुए नहाने के पानी में भीगना चाहेगा? ये कोई जोक ही होगा। आदर्श अब भी आगे की ओर झपटने की कोशिश कर रहा था। जब उसे कोई मौका नहीं मिला तो उसने बस आह भरी। आदर्श की इतनी धीमी रिएक्शन और मंद बुद्धि देखकर भीम हंसे बिना नहीं सका। ये बेवकूफ जल्दी में भी कुछ नहीं कर सकता, और क्या कर सकता है? इसे तो भूख से मरना ही चाहिए। भीम चला गया और लोग उजाड़ हड्डियों को रिफाइन करने में लगे रहे। रिफाइन प्रोसेस में उजाड़ हड्डियों के सार को ली अग्नि जल में उबालना और फिर सारे ली अग्नि जल को वेपोराइज करना शामिल था, जिससे घुला हुआ सार क्रिस्टलाइज हो जाता। ली अग्नि जल का क्वथनांक बहुत ज्यादा था, इसलिए उसे वेपोराइज करना आसान नहीं था। अनगिनत लकड़ियां जलाई जा चुकी थीं। रिफाइनिंग के प्रभारी लोगों की खाल लाल हो गई थी, लेकिन आदर्श एक एक्सेप्शन था। उसकी त्वचा अभी भी एक बच्चे के नितंबों जैसी थी और उसके गाल गुलाबी थे। ये गुलाबीपन आग का नहीं, बल्कि वीरान हड्डियों के सार के एब्जॉर्प्शन का परिणाम था। चूंकि वह अच्छी तरह पोषण युक्त था, इसलिए उसके स्वस्थ शरीर पर गुलाबी रंग साफ दिखाई दे रहा था। आदर्श ने भीम की पीठ की ओर देखते हुए उस विशाल हंडे पर नजर डाली। एक बार फिर उसकी भूख मिट गई थी और अब वो पीछे वाले पहाड़ पर उग्र होने के लिए बेताब था। उसका शरीर भर गया था, लेकिन उसकी मुट्ठी अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लियान आदिवासी कबीलों के पीछे के पहाड़ पर आदर्श के पदचिन्ह दिखाई देने लगे। आदर्श रात में हड्डियों को रिफाइन करता, सुबह योद्धा तैयारी शिविर पर नजर डालता और फिर बाकी दिन पहाड़ के पीछे प्रैक्टिस में बिताता। शाम ढलते ही वो 2 घंटे सोने के लिए घर लौटता। आदर्श की प्रैक्टिस अत्यंत कठिन थी, लेकिन इससे उसकी पावर में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। पीछे वाला पहाड़ जड़ी बूटी वाले पहाड़ से कुछ डिस्टेंस पर था, और चूंकि वो गांव से बहुत दूर था, इसलिए दिन में यहाँ बहुत कम लोग आते थे। रात में तो यहाँ परछाई भी नहीं होती थी, इसलिए आदर्श आराम से ट्रेनिंग ले सकता था। 15 दिन बाद आदर्श दहाड़ा, उसका शरीर तीर की तरह आसमान में उछल गया। वो 10 मीटर ऊंची चट्टान को छलांग लगाकर पार कर गया था। कानों में गूंजती हवा के साथ आदर्श के शरीर का हर जोड़ ड्रैगन या बाघ की दहाड़ की तरह जोर से चटक रहा था। भयंकर बाघ पहाड़ से उतरता है। आदर्श ने एक जोरदार मुक्का मारने से पहले अपने शरीर को तना हुआ रखा और अपने पैरों को कूल्हे पर दबाया। ट्वैंग!
आदर्श के शरीर से एक स्पष्ट ध्वनि निकली। ये किसी जोरदार धनुष की टंकार जैसी ध्वनि थी। ये आदर्श के स्नायु बंधन द्वारा उत्पन्न हुई थी। द्रोण की तुलना में यह ध्वनि और भी तीव्र थी। काचा। आदर्श के सामने एक विशाल चट्टान टूटकर गिर गई जब उसने एक मुक्का मारा। चट्टान पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि काले लोहे के पत्थर से बना था। यह आम पत्थरों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन आज आदर्श के घूंसे से चकनाचूर हो गया था। चिरप चिरप चिरप। जंगल में कई पक्षी डर के मारे उड़ गए। सदमे से सभी कीड़े मकोड़े और मेंढक तुरंत शांत हो गए। उस पल पूरा पहाड़ शांत था। सिर्फ पत्तियां और पक्षियों के पंख जमीन पर या आदर्श के सिर और कंधों पर गिर रहे थे। 9 बादलों में गड़गड़ाहट सरप्राइज धनुष झुंड को गिराता है। मेरी मुट्ठियां ऐसी कंडीशन में पहुंच गई हैं। इस समय जब आदर्श अपनी पूरी पावर लगाता तो उसके जोड़ जोर से चटकते और एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज आती। जहां तक सरप्राइज बो ड्रॉप्स फ्लॉक की बात है, ये सिर्फ एक अकेले घायल हंस के लिए ही पॉसिबल होगा, क्योंकि नौशी स्ट्रॉन्गबो को भी झुंड को डराकर गिराने में दिक्कत होगी। आदर्श के शरीर की एक सहज हरकत से का जैसी आवाज निकलती थी। उसकी हड्डियां धातु की तरह मजबूत थीं और उसकी नसें ड्रैगन की पसलियों जितनी मजबूत थीं। मेरा वर्तमान लेवल पूरी तरह से कंसोलिडेटेड हो गया है। अब समय आ गया है कि मैं अपने चैनल खोलने का ट्राई करूं और मेरिडियन के चौथे डोमेन में एंटर करूं। मानव शरीर में शिरोबिंदु होते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के शिरोबिंदु खुले नहीं होते। इसलिए वे स्वर्ग और पृथ्वी से युआन क्यूई को एडजस्ट करने के लिए सर्कुलेशन पूरा करने में अनेबल होते हैं। जब कोई योद्धा आर्ट्स का प्रैक्टिस करता था तो वो अपने शरीर के पूरी तरह ट्रेंड हो जाने के बाद अपनी मेरिडियंस को क्लियर करने का ट्राई करता था। ये मार्शल आर्ट की राह पर पहला स्टेप था। मानव के नाड़ियों में 12 नियमित मध्याह्न और 8 विशेष मध्याह्न होते हैं। 12 नियमित मेरिडियन व्यक्ति के अंगों में फैले होते हैं। ये 3 भुजा यिन मेरिडियन, फेफड़े, पेरिकार्डियम, हृदय, 3 भुजा यांग मेरिडियन, बड़ी आंत, त्रिक बर्नर, छोटी आंत, 3 टांग यांग मेरिडियन, पेट, पित्ताशय, मूत्राशय और 3 टांग यिन मेरिडियन, तिल्ली, यकृत, गुर्दा हैं। जहां तक 8 विशेष मेरिडियनों की बात है, वे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण विशेष मेरिडियन रेन डू एयर माई थे। रेन डू एयर माई की पोजीशन व्यक्ति की सेंट्रल एक्सल लाइन में है और सामने से एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई देगी। रेन शिरा आगे की ओर स्थित होती है, जबकि डू शिरा पीछे की ओर। ये दोनों रेखाएं व्यक्ति के शरीर में एक बंडल के रूप में घूमती हैं, जो दांतयान और हुई यिन से होकर गुजरती हैं। जैसे 2 रस्सियां व्यक्ति की जांघों के बीच से होकर गुजरती हैं, ये उसके शरीर को थामे रखती हैं। रेन डू एयर माई के बीच टूटी हुई नाड़ियां थीं। जब रेन डू एयर माई को खोला जाता तो टूटी हुई नाड़ियां ठीक हो जाती और व्यक्ति की एनर्जी के पूर्ण कम्युनिकेशन के लिए एक सेंट्रल पैसेज बन जाता। इसलिए रेन डू एयर माई को खोलना पूरे शरीर की मेरिडियंस को खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप था। आदर्श ने पहले जो वुक्सिया नॉवेल्स पढ़े थे, उनमें रेन डू एयर माई को खोलने के कई मेथड्स थे। प्राचीन चिकित्सा टेक्स्ट सहित रेन डू एयर माई को खोलने के कई मेथड्स मौजूद थे। रेन डू एयर माई को खोलते ही व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता था और उसकी पावर में इंक्रीज होती थी। मेरिडियन का उत्तम रिजल्ट भविष्य में मार्शल आर्ट्स के हायर डोमेन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। आदर्श ने अपनी टांगें क्रॉस की और बैठ गया। उसने अपनी मेरिडियन खोलने के लिए अपनी एनर्जी जमा करनी शुरू कर दी। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट में लिखा था कि ये मेरिडियन खोलने का एक मेथड है। पालथी मारकर बैठते हुए हर सांस को यथासंभव लंबा करना चाहिए। एक बार जब कोई योद्धा नश्वर रक्त के तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है तो उसकी सांसें उसके शरीर में एक्यूमुलेटेड एनर्जी के साथ मिल जाती हैं, जिससे रक्त संचार आग की तरह फैल जाता है। आदर्श ने सचेत रूप से उस एनर्जी को अपने दांतयान में भेजा और उसे कंप्रेस किया। आदर्श का शरीर बार बार एनर्जी से भर रहा था। उसकी सांसों की स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन हर सांस पिछली सांस से ज्यादा गहरी थी। सूर्य और चंद्रमा का सार प्राप्त करना और स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई में सांस लेना। यदि कोई दूर से देखे तो उसे आदर्श का शरीर धुंधली रोशनी की एक पतली लेयर में घिरा हुआ दिखाई देगा, खासकर आदर्श की छाती पर। वहां एक बैंगनी रोशनी कंसेंट्रेटेड थी जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह वो प्रकाश था जो बैंगनी क्रिस्टल मूल ने आसपास से युआन क्यूई को एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट किया था। जब आदर्श सांस छोड़ता तो उसके हृदय में स्थित बैंगनी क्रिस्टल आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता, जिससे आदर्श के मेरिडियन खोलने के फाइनल एफर्ट में मदद मिलती। धीरे धीरे आदर्श के चारों ओर फैली बैंगनी रोशनी घनी होती गई। यह बैंगनी रोशनी प्राचीन चीनी किंवदंती बैंगनी हवा पूर्व से आती है जैसी लग रही थी, जो एक संत का प्रतीक है। बार बार एक्यूमुलेटेड एनर्जी के कारण आदर्श के शरीर से अजगरों और बाघों की दहाड़ जैसी आवाजें निकलने लगीं। उसका रक्त प्रवाह एक प्रचंड धारा की तरह बिना किसी रोक टोक के बह रहा था। हर सांस के साथ आदर्श के आसपास की हवा तेजी से घूम रही थी। ये किसी वेल के पानी में चूसने जैसा सरप्राइजिंग था। उफ उफ उफ। आदर्श की सांसें और भी तेज होती जा रही थीं। हर सांस उसके शरीर को जोर लगा रही थी। उसका शरीर लहरों से टकराती नाव जैसा था। जैसे जैसे उसका शरीर ऊपर नीचे होता गया, आदर्श के शरीर में एनर्जी कंडेंस होने लगी।
उसकी नसों से झंझनाहट जैसी आवाजें निकलने लगीं, जबकि उसकी त्वचा फटे हुए चमड़े जैसी हो गई थी। उसकी हड्डियों से चटचट की आवाजें निकलने लगीं। जब यह एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच गया तो आदर्श को लगा कि उसका शरीर फटने वाला है। उसने अपनी एनर्जी पर कंट्रोल किया और ऊष्मा को अपने दान त्यान की ओर लहर दर लहर भेजा, मानो वे चट्टानों से टकरा रहे हों। आदर्श धीरे धीरे अपनी लिमिट के करीब पहुंचने लगा। जब उसके शरीर की सतह पर मौजूद छोटी रक्त वाहिकाएं फटने ही वाली थीं, तो उसने एक धमाका सुना। आदर्श के सेंटर में एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ। जिस चट्टान पर आदर्श बैठा था वो टूट गई और 5 मीटर के दायरे में मौजूद पेड़ टूट गए। आदर्श को लगा जैसे उसका शरीर ढीला पड़ गया हो। उसके नथनों और कानों से खून बह रहा था, लेकिन ये ताजा खून नहीं बल्कि काला खून था। आदर्श के रोम छिद्रों से भी एक धूसर पसीने का गूदा रिस रहा था। ये हो चुका है नश्वर रक्त का चौथा लेवल, मेरिडियन। आदर्श जानता था कि उसने अंततः अपनी मेरिडियन खोल ली है और वो वुक्सियान नॉवेल के हीरो के बराबर हो गया है। जब आदर्श अपनी युवावस्था में नॉवेल पढ़ता था तो वो अक्सर एक सुंदर वीर बनने, दीवारों पर चढ़ने, न्याय कायम रखने और शिकायतों का निपटारा करने का सपना देखता था। आज के दिन अंततः उसे वह पावर प्राप्त हो गई थी। हालांकि इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में एनर्जी पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक रिच थी। पृथ्वी पर रेन डू एयर माई को खोलने से कोई यूनिक गुरु बन सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वी पर स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू नहीं था। लेकिन इस दुनिया में न सिर्फ स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू ही थी, बल्कि वीरानियों की पावर, मेंटल पावर और अन्य मिस्ट्रियस एनर्जीज भी थीं जिन्हें आदर्श अभी तक समझ नहीं पाया था। ये एनर्जीज पृथ्वी पर एटॉमिक पावर जितनी पावरफुल थीं। इन एनर्जी का उपयोग वो स्वयं कर सकता था। इसलिए मॉर्टल ब्लड का चौथा फेज, मेरिडियंस, मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर एक शिशु स्टेप मात्र था। आदर्श जमीन से उछल पड़ा। वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ देख और फील कर सकता था। 10 फुट के दायरे में होने वाली हर चीज उसे पता थी। पत्तों की हर सरसराहट और कीड़े की हर छटपटाहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो एक नजर में ही अपने सामने गिरे पत्तों की गिनती कर सकता था। 32 पत्ते थे। स्पष्ट अवेयरनेस और तेज दिमाग के साथ कई मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट्स में इडेटिक मेमोरी थी। ये उनके मेरिडियन के खुलने का रिजल्ट था, जिससे उनके मस्तिष्क की क्षमताओं में इंप्रूवमेंट हुआ। आखिरकार रेन डू एयर माई मस्तिष्क से होकर गुजरता है और मस्तिष्क से होकर गुजरने वाली एनर्जी व्यक्ति की मेमोरी और रिएक्शंस में इंप्रूवमेंट लाती है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। शरीर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरकर आदर्श बेहद खुश था। उसने मॉर्टल ब्लड के मेरिडियन के चौथे लेवल को पूरी तरह से पेनिट्रेट कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने मज्जा शुद्धि के एक और राउंड का एक्सपीरियंस भी किया था। मनुष्य हर तरह के अनाज खाते हैं जिससे उनके शरीर अशुद्धियों से भर जाते हैं। बैंगनी रक्त डोमेन में पहुंचने से पहले मज्जा शुद्धि के एक राउंड से गुजरना जरूरी था। मज्जा सफाई जितनी ज्यादा गहन होती उतना ही बेहतर होता। आदर्श 2 बार ऐसा कर चुका था, इसलिए पिछली बार की तुलना में उसके शरीर पर कम गंदगी थी। आदर्श ने अपने कपड़े उतारे और नहाने के लिए प्लंज बेसिन में कूद गया। उसने दर्जनों मीटर गहराई में गोता लगाया और लगभग 20 मिनट तक पानी के अंदर अपनी सांस रोके रखी, फिर वापस ऊपर तैरा। पुआ! आदर्श एक विशाल कार्प की तरह पानी से बाहर निकला, जिससे पानी की बूंदों का एक्सप्लोजन हुआ। वो पूरी तरह नंगा था। बिना कोई नया कपड़ा पहने आदर्श ने अपने पुराने गीले कपड़े पहन रखे थे। कपड़ों का ये सेट पानी से भीगा हुआ था। यह आदर्श के शरीर से चिपक गया था, जिससे उसके शरीर के सुडौल उभार साफ दिखाई दे रहे थे। कई दिनों के कठिन प्रैक्टिस के बाद आदर्श की मांसपेशियां मजबूत हो गई थीं और उसका शरीर दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। उसकी लंबाई भी बढ़ गई थी और वो एक सुंदर युवक बन गया था। मेरिडियन डोमेन में एंटर करने के बाद आदर्श ने एक बिल्कुल नई ऑरा बिखेरी। वह एक बड़ी चट्टान पर खड़ा था। उसका शरीर म्यान में बंद तलवार जैसा था। उसकी प्रेजेंस अद्भुत थी। चांद की कोमल रोशनी में आदर्श की नाजुक त्वचा पारे की तरह चमक रही थी। ऐसा युवा लड़का अब किसी गरीब बच्चे जैसा नहीं लगता था जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि वो एक अनगढ़ मूर्ति की तरह था, फिर भी वो एक अनगढ़ हीरे जैसा था। उसके पहने हुए कपड़ों को केवल चिथड़े ही कहा जा सकता था, लेकिन वो उसकी चमकती ऑरा को छिपा नहीं सका। आदर्श ने आखिरकार अपनी मेरिडियन खोल ली है। उसकी यात्रा अब एक नए लेवल पर पहुंच गई है।